वो कहते हैं ना कि अगर आपको चमकना है तो जलना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो चमकने से पहले जलता नहीं है। आप एग्जाम्पल मेरे लो, लाइट, सूरज, माचिस का कांटी, जो चीज भी चमका है वो कहीं ना कहीं जलता है तभी चमकता है। मेरा बोलने का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको अगर चमकना है तो मेहनत करना पड़ेगा। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। मैं अंकुर कुमार रॉय और स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स पे। झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों कि पैसे के चलते जो विद्यार्थी तैयारी नहीं कर पा रहे थे या फिर जो विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ दिए थे वो JH एग्जाम्प्लेक्स इस चैनल के द्वारा आप लोग को सारी चीज मुफ्त में कराई जा रही है। जैसे कि VVU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक, जो भी लेक्चर, जो भी नोट्स है वो सारी चीज आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि कोई भी बच्चा अपने पैसे के चलते तैयारी को पीछे ना छोड़े और इस YouTube के माध्यम से वो भी देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों में जाके अपना योगदान दे सके। चलिए, मैं अंकुर कुमार रॉय और स्वागत है आपका हमारा ये लेक्चर नंबर 4 यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए और जितने भी रिलेटेड नोट्स है हर सब्जेक्ट का, सेमेस्टर का, MDC का, माइनर का, ऑनर्स का, वो सारी नोट्स आपको दे दी गई है लिंक में और उससे आप लोग ज्वाइन करके और क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बच्चे की बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी, सर लॉन्ग आंसर करवाइए, एग्जाम होने वाला है लॉन्ग आंसर करवाइए, तो वही बच्चों के डिमांड पे मैंने ये क्लास 4 लेके आया है लॉन्ग आंसर का। आज का जो हमारा क्वेश्चन आंसर है वो 5 या 8 नंबर का पूछेगा, 5, 8 या फिर 10 नंबर का। 2 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, और दूसरी क्वेश्चन है मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर। तो आज ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाऊंगा और मैं ये बोलूंगा कि ये 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर आएंगी। मैं ये नहीं आप लोग को गारंटी ले सकता हूं हर मास्टर की तरह यही एकदम 100% आएगी। मेरा मकसद ये है अगर एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आएगा तो दूसरा क्वेश्चन आपको समझना है कि मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, मौलिक कर्तव्य कैसे बनेंगे। मेरा मकसद, मेन मोटो यही है कि हम आपको नॉलेज दे, परसेंटेज तो झक मार के पीछे आएंगे। मेरा मेन मोटो है आपको नॉलेज देना ताकि आप किसी भी फील्ड में अपने नॉलेज के दम पे योगदान दे सकते हैं, नॉलेज के दम पे आप आगे बढ़ सकते हैं। परसेंटेज तो कागज में ही रह जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे मौलिक कर्तव्यों को और मुख्यमंत्री को। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं और मेरा फर्स्ट यही मोटो है दोस्तों कि आप लोग पढ़िए, पैसे के चक्कर में पढ़ाई को मत छोड़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में भी कहीं ना कहीं क्लास दिया जा रहा है, तो कहां दिया जा रहा है? झारखंड का नंबर 1 चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स। पढ़ लीजिए, सारा चीज फ्री में। चलिए जल्द से जल्द हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जल्द से जल्द उसमें ज्वाइन कर लीजिए ताकि और भी बच्चे लोग आपके मदद से और भी बच्चे लोग फ्री में पढ़ाई कर सके और देश के अहम योगदान में अपनी योगदान दे सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। पहले दोस्तों आप लोग को यह समझना होगा कि मौलिक कर्तव्य क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। देखिए क्या बोलता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य संविधान में, देखिए संविधान में संशोधन करने के अधिकार किसे प्राप्त है? लेक्चर नंबर आप लोग पढ़े होंगे, किसको? संसद को प्राप्त है। तो वही बोलता है संविधान में 42वां संशोधन 1976 में लागू किया गया था। कब? 1976 में, यानी 42वां संविधान संशोधन कब हुई थी? 1976 में हुई थी। क्या किया गया था? कौन? स्वर्ण सिंह के समिति के आदेश पर, मतलब कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, संशोधन 1976 में हुआ और स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर ही, स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर ही भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। चलिए क्या बोलता है
लागू किया गया था, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के बाद मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिसका गठन उस वर्ष की शुरुआत में सरकार द्वारा किया गया था। मतलब कि उस वक्त के सरकार के द्वारा किया गया था, यानी उस समय की सरकार कौन हो सकती है? इंदिरा गांधी हो सकती है। चलिए, वह इंदिरा गांधी के सरकार में ही 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, संशोधन हुआ था। और किसके सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, जोड़ दिए। उसने कहा क्या गया है, देखिए क्या बोलता है। 86वां संशोधन, क्या 86वां संशोधन कब? 2002 में। 86वां संशोधन कब? 2002 में। ये कहा गया सब माता पिता को, हर माँ बाप को ये बोला गया कि आप लोग अपने बच्चे को या किसी भी वार्ड के सदस्य, यानी वो किसी भी वार्ड में अगर आपके बच्चे हैं, किसी भी क्षेत्र में है, जंगल झाड़ नदी नाला कहीं भी आप लोग रह रहे हैं, बोलने का मतलब है कहीं भी रह रहे हैं, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा का अवसर मिले। मतलब कि 6 से 14 साल के बच्चे को हमको सरकार पढ़ाएगी, आंगनबाड़ी से लेकर के मिडिल स्कूल तक, कक्षा 10वीं तक आप लोग को सरकार पढ़ाएंगी। 86वां संविधान संशोधन 2002 को ये बात हम लोग के मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। यानी पहले अगर हम आप लोग को बता दें कि मौलिक कर्तव्य में टोटल 10 बातें थी, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक बात को और जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को सरकार मुफ्त में पढ़ाए, यानी शिक्षा देंगी। चलिए, वही लिखा गया है, 10 से बढ़ाकर 11 कर दिया गया। अन्य बुनियादी जिम्मेदारियों में भारत के संविधान, जैसे भैया राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान कर रहे, राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान करना कुछ चीज है, राष्ट्र से रिलेटेड है, देश से रिलेटेड है, सम्मान करो, सावधान, सम्मान करो, सावधान, है ना। तो कहीं ना कहीं हम जो भी राष्ट्रीय प्रतीक है उसका सम्मान करें, इसके अतीत को संजोया है। महात्मा गांधी को संजो के रखो, सुभाष चंद्र बोस को फेंक, अब क्या होता है भाई, कहीं कहीं फोटो फेंका हुआ रहता है, नहीं, उसको भी उठा के सम्मान के साथ अलग जगह रख दो। वही बोला है, राष्ट्रीय प्रतीकों के इसके अतीतों को संजोना है, अच्छे से रखना है, इसकी समग्र संस्कृतियों को बनाए रखना और इसकी रक्षा में मदद करना शामिल। मतलब कि राष्ट्र से रिलेटेड जितने भी चीज है उसी को रक्षा करना है, उसी का रक्षा हम लोग का कर्तव्य है। क्या बोलता है? वे सभी भारतीय से समानता भाईचारे के, भाई सब समान से रह रहे, सब भाई बहन बना के रह रहे, सब भाईचारे के साथ रहो, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने, हिंसा से बचने और सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने की अपेक्षा करता है। माने कि बोलने का मतलब है कि राष्ट्र से रिलेटेड जो भी चीज है सबका रक्षा करना है, यही हमारा मौलिक कर्तव्य है और यही हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। चलिए, मौलिक कर्तव्य सूची को जल्द से जल्द हम लोग देख लेते हैं। 11 मौलिक सूची, यानी 11 ड्यूटी हम लोग को क्या क्या हर भारत के नागरिकों के पास है। पहला है कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। कहीं भी राष्ट्रगान बनेगा, सावधान, करते हैं, झंडा फहरता है, झंडे को सलामी, तो कहीं ना कहीं पहला कर्तव्य यही है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रीय संस्थान और राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग को सम्मान करना है। क्यों? हम लोग भारत के नागरिक हैं, तो सबसे पहले राष्ट्र का सम्मान करना। दूसरा है उन महान आदर्शों को समझना, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, पंडित, जो भी है सबको संजो के रखना, उनका पालन करना, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया, जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है, उन लोग को संयोज कर रखना, संजो के रखना, पुण्यतिथि मनाना, जन्म तिथि मनाना। तो कहीं ना कहीं हम भारत हैं, भारत के नागरिक हैं, तो सारे जो भी क्रांतिकारी उन्हें हम लोग को संजो के रखना है, ये हम लोग का दूसरा कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। भारत अगर टूट गया है, पाकिस्तान बंटवारा हो गया, फिर भी जितना भारत का हिस्सा है सबको एकता में बनाए रखना, अखंडता बना के रखना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, एकदम एकता के साथ रखो। ये मौलिक कर्तव्य हम लोग का तीसरा है। चौथा क्या है? देश का रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, देश का रक्षा करना। और
कभी कभी जरूरी पड़ेगा तो देश के लिए जान दे देना। आप देशभक्त कैसे कर, देश के लिए जान दे दिया यानी वो देशभक्त है। आपका कर्तव्य है कि ऐसी स्थिति अगर आपके देश के सामने आ जाए और उस स्थिति में आपको जान देना पड़े तो आप जान दे सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी ये हमारा मौलिक कर्तव्य। देखते हैं आए न्यूज में पढ़ रहे, ये मर गया, वो मर गया, 16 साल में मर गया, 18 साल में मर गया, कल शादी किया आज मर गया, परसों बच्चा हुआ आज मर गया। तो कहीं ना कहीं ये सब है क्या है, देश का मौलिक कर्तव्य है, जो शहीदों लोग शहीद हो जाते हैं देश के प्रति। पांचवा क्या बोलता है, धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। कोई भी चीज महिलाओं के विरुद्ध होता है, महिलाओं को अपमान किया जाता है तो उसको रोकना, मान सम्मान को देना, उनके मान सम्मान को बढ़ाना, ना कि उनके साथ बुरा व्यवहार करना। ये हमारा मौलिक कर्तव्य हुआ। और क्या बोलता है, हमारी समग्र सांस्कृतिक समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित, जो पुराने समय में जितने भी विरासत हैं वो सारी चीजों को सुरक्षा प्रदान करना, संस्कृति बनाए रखना, पुरानी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखना। और क्या बोलता है, जंगलों, झीलों, नदियों, वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना। जो भी प्राणी जीवित है सब पे दया रखो, चाहे मुर्गा हो चाहे खस्सी हो, सब पर दया रखना है। जीवित प्राणी है, फिर भी हम लोग हैं कि मांसाहारी है तो मुर्गा भी खाएंगे, मीट भी खाएंगे और मछली भी खाएंगे। वही बोला है कि जंगलों, झीलों, नदियों, वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। ठीक है, तो जंगल का भी कहीं ना कहीं रक्षा करना है। आए हुए दिन लोग जंगल को नष्ट कर रहे हैं, झील के पानी को गंदा कर रहे हैं, तालाब को गंदा कर रहे हैं, वन्य जीव यानी जंगल में जितने भी जानवर है उनको कहीं ना कहीं हम लोग ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ये सबको हम लोग को बचा के रखना है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्या बोलता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावनाओं को विकास करना। मतलब कि तरह तरह चीजें हम अपने देश के लिए हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, डिस्कवर्ड कर सकते हैं, ताकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपका देश आगे जाए। ये आपके देश, सब चीज किसकी बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। हम सारा चीज अपने देश के लिए कर रहे हैं, ना कि खुद के लिए कर रहे हैं। तो हम जो चीज देश के लिए करते हैं वो आपकी मौलिक कर्तव्य होती है, वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज होती है। चलिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। ना लड़ेंगे। गांधी जी बोले हैं कि एक गाल पे कोई मारा तो दूसरा गाल बढ़ा दो, दूसरा पे मारा तीसरा, माने मार खा लेकिन मारो मत। तो वही बोलता है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लेकिन ये जनरेशन अब चेंज हो गया है, अब वो मारता मार भी तो मारबो, गरिए भी तो गरिएबो। ये ऐसा सिचुएशन हमारे भारत में अब चल रहा है। अब लोग गांधी जी की बात को भूलते जा रहे हैं और उन लोग अपने बात को जागरूक कर रहे हैं कि मार भी तो मारबो, गरिए भी तो गरिएबो। लेकिन वो भूल रहे हैं कि महात्मा गांधी कह चुके हैं कि अगर कोई एक गाल मारेगा तो दूसरी गाल आगे बढ़ा दो। चलिए, नेक्स्ट क्या बोलता है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। लगातार कंटिन्यू अपने देश को अच्छे अच्छे भाव से आगे बढ़ाना, ताकि हमारा देश एक ऐसा समय आए कि दुनिया में सबसे नंबर 1 देश हमारा भारत हो सके। लगातार प्रयास करना है अपने भारत को विकास करने के लिए। 6 से 14 देखिए, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 कब हुआ था, 86वां संविधान संशोधन कब, 86वां संविधान संशोधन कब, 2002 को। कब, 2002 को। क्या किया गया था, स्वर्ण सिंह के समिति पर मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था, जिसमें से पहले 10 अधिकार थे। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 को हम लोग को 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को सरकार मुफ्त शिक्षा देगी। ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी
और किसको, माँ बाप को बताया कि अपने हर बच्चे को, जो 6 से 14 साल के बच्चे हो सबको स्कूल भेजिए, मिडिल स्कूल भेजिए, आंगनबाड़ी भेजिए। ये कहीं ना कहीं भारत के नागरिक के माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को स्कूल भेजिए। ये हम लोग देखे जो 11 मौलिक कर्तव्य थी। मूल संविधान में पहले जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो टोटल 10 थी, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 को इसे एक और जोड़ दिया गया, जिसमें जोड़ दिया गया है क्या, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा देना। तो हमारे मौलिक कर्तव्य कितना, 11। अब ये जो 11 मौलिक कर्तव्य है ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये 11 मौलिक कर्तव्य अपने देश को समर्पित है, ना कि खुद के लिए समर्पित है। उम्मीद करता हूं कि एक 11 जो मौलिक कर्तव्य वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों की विशेषता क्या है, इस कर्तव्यों की देखिए क्या विशेषता है। मौलिक कर्तव्यों को प्राकृतिक में गैर न्याय संगत कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें मौलिक अधिकारों के समान न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जाता है। मतलब कि जैसे हम लोग मौलिक अधिकार को कोई भी वंचित नहीं कर सकता है, और मौलिक अधिकार को संविधान यानी न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया, वो जन्म से ही उनको मौलिक अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकार को किसी के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, और मौलिक अधिकार में किसी का हस्तक्षेप भी नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ विशेष परिस्थिति में संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि मौलिक अधिकार को निलंबित कर सके। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या बोलता है, कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को दिए गए हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को दिए गए हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य सिर्फ भारत के नागरिकों को ही दिया गया है, भारत नागरिकों के लिए है। क्या बोलता है, यहां तक कि वे भाग 4(a) कितना, भाग 4(a) के तहत सीधे तौर पर लागू करने योग्य है, लेकिन फिर भी इन कर्तव्यों को ऐसे कृत्यों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों की उपस्थिति के साथ अप्रत्यक्ष रूप से लागू किया जा सकता है। अब जैसे उदाहरण समझो, उदाहरण के थ्रू हम लोग समझते हैं। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 क्या है, राष्ट्रीय को गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीकों को अपमान या किसी भी प्रकार के अपमान पर रोक लगाने। राष्ट्र का प्रतीक है, मान के चलो ताजमहल है, हम लोग शिखर खाए और थूक दिए, शिखर खाए और गुटखा थूक दिए, तो कहीं ना कहीं उसका हम लोग सम्मान तो नहीं कर पा। राष्ट्रीय स्मारक है, कुतुब मीनार है, लिख दिया है। हाल का बात बताते हैं, यहाँ जो है, हाँ आप लोग पद्मा किला का नाम सुने होंगे दोस्तों, पद्मा किला हजारीबाग में पद्मा किला, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र का स्मारक है, राजाओं के समय के हुई बनी हुई घर जो भी है। तो उसमें क्या किया है भाई लोग, फलना संग ढिमका लिख दिया है, मंगरा संग मंगरी, आई लव यू मंगरी। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्मारक का इन लोग निंदा किया है। अरे उसको संजो के रखो, इससे उसमें उनकी जो नकाशीदार कार्य, जो ये है नकाशीदार जो दीवारें हैं देखने में खूबसूरत है, तो कम से कम क्या है, दायित्व यही बनता है कि उसको संभाल के रखो। लेकिन नहीं, ईटा पत्थर जो मन में आया है दीवार में लिख दिया है, मंगरी तुर बिना ना रह पेबो, तू ना बोल भी तही खुद जेबो, सब दीवार में लिखल है, फिगर बना दिया है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्मारकों को हम लोग सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को मौलिक कर्तव्य के अगेंस्ट होती है। उम्मीद करते हैं राष्ट्रीय स्मारकों को आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई कि होती क्या है, उसका सुरक्षा करना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य का महत्व, कि आपके जीवन में मौलिक कर्तव्य का महत्व क्या है, आपके लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज की। चलिए देखते हैं। बोलता है कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों से अभिन्न रूप से जुड़े हुए। भैया जो मौलिक कर्तव्य है वो मौलिक अधिकार से अलग है, जो मौलिक कर्तव्य है वो मौलिक अधिकारों से अलग है। कैसे अलग है, देखिए क्या बोलता है, ये जनता को, राष्ट्र को बदनाम करने वाले असामाजिक कृत्यों के खिलाफ चेतावनी के रूप में करते हैं। जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या करता है, देख लो, राष्ट्र को बदनाम है, ये देखो हम लोग को मौलिक अधिकार है ना,
मौलिक अधिकार है कुछ करने का, लेकिन मौलिक कर्तव्य में हम कभी भी राष्ट्र को, अपने राष्ट्र को बदनाम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? राष्ट्र को बदनाम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। अगर हम राष्ट्र को बदनाम कर दिए तो मेरा मौलिक कर्तव्य राष्ट्र को बदनाम करना नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गई। खिलाफ चेतावनी के रूप में काम करते हैं, जिनमें भैया देख झंडा जला दल, आतंकवादी मार रहे, झंडा कैसे जला दल? कोई झंडा जला दल का, देश के झंडा जला दल का मार, आतंकवादी घोषित कर, देशद्रोह कर, कैसे कर, हिम्मत कैसे रो झंडा जला रहे? दूसरा क्या बोला है? सार्वजनिक संपत्ति को अरे जला दिया, पैसा मैंने जला दिया, पैसा लूट के भाग गया, हाँ मार, आतंकवादी मार। और क्या बोलता है? सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना शामिल है। अब सार्वजनिक व्यवस्था है भैया, सबके लिए व्यवस्था किया, आके एक हिला दिया, लाइन में खड़ा है एकदम क्या बोलते हैं अटेंशन में, आके हमको हिल गिरा दिया, तो कहीं ना कहीं सार्वजनिक व्यवस्था गड़बड़ा गया, पीछे वाला हमको गरिया दिया, अरे बैठने रे ना दिखाया था, तो कहीं ना कहीं ये भी अपमान हुआ, फिर हम आ गए, फिर हमको हिला दिया, तो वो सबको रक्षा करना है, यही है हमारा मौलिक कर्तव्य। देखो मौलिक कर्तव्य क्या और मौलिक अधिकार में कितना डिफरेंस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह नागरिकों को निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते समय उन्हें अपने राष्ट्र और अन्य नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में जागरूक, जो भी काम करे आप, तो आपको अपने देश के लिए जो भी काम करे तो देश को सोचना होगा, संविधान को सोचना होगा, भारत के सभी नागरिकों के बारे में सोच के वो कदम उठानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। संसद को मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए किसी भी प्रकार का जुर्माना या सजा देने का अधिकार है। किसका अधिकार है? संसद को। झंडा जला दिया, मारो उसको, मोहरा, फांसी दो, लटका दो, नाखून कबाड़ दो, बाल नोच लो, काहे? झंडा जला दिया, तो इसका अपमान किया है, तो इसको जो कानून सजा देगी वो किसके पास है? संसद के पास है। संसद है जो मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन जो करेगा तो उसको सजा देने का अधिकार किसके पास है? तो हमारे भारत के संसद के पास है। और आप लोग पढ़े होंगे मेरा लेक्चर लॉन्ग आंसर, आप लोग क्लास 1 और क्लास 2 देख लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं वही लॉन्ग आंसर क्लास 3 के साथ लिंक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को मौलिक कर्तव्य का महत्व समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा कि सर फिर से समझाइए, तो हम क्या बोलें? आप जितना बार पूछिएगा उतने बार बताएंगे, लेकिन पढ़िए। JH एग्जाम्प्लेक्स है तो पढ़िए, कोई बाधा नहीं है, कोई चीज का पैसा नहीं है। अगर लाए हैं प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए तो आप लोग इसका यूज करो, ताकि आज जाके झारखंड के बच्चे नीट में, IIT में, UPSC में, JPSC में, PCS में ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आओ। क्यों? कि JH एग्जाम से पढ़े थे, फ्री में पढ़े थे, यूनिवर्सिटी टॉपर बनो, कॉलेज टॉपर बनो, स्कूल टॉपर बनो, स्टेट टॉपर बनो। JH एग्जाम्प्लेक्स आप लोग के लिए इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आया है। चलिए अब देखिए मौलिक कर्तव्यों की आलोचना, क्या क्या इसकी आलोचना की गई है। कुछ जिम्मेदारियां स्पष्ट भ्रमित करने वाली और औसत व्यक्ति के लिए समझने में कठिन है। कर्तव्यों की सूची पूरी नहीं है क्योंकि उसमें मतदान, करों का भुगतान, टैक्स और परिवार नियोजन जैसी प्रमुख जिम्मेदारी छूट जाए। अब देखो भैया, जेकर मन है वो वोट देने देता, नहीं तो घर में रहता। जिसका मन है वो वोट देने जाएगा, नहीं तो घर में रहेगा। जिसका मन है वो टैक्स भरेगा, नहीं तो ब्लैक मनी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे मौलिक कर्तव्य में छूट गया है। जिसको ये कर्तव्य नहीं, वो मन करेगा वोट देगा और नहीं मन करेगा तो नहीं देगा, तो ये सब छूट जाती है। दरअसल स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया था कि लोगों को कर चुकाना होगा, फिर भी स्वर्ण सिंह समिति ने बोला कि सभी को टैक्स देना होगा सरकार को, और कहीं ना कहीं सब देते ही हैं, लेकिन वोट नहीं देते हैं और करों का भुगतान ये ढंग से नहीं करते हैं। तो सर ये मौलिक कर्तव्य था, तो तुम कहना क्या चाहते हो? आप कहना क्या चाहते हैं? तो यही है कि हर किसी ना किसी का एक बाप होता है, जिसको हम लोग निष्कर्ष कहते हैं। तो वही देखिए निष्कर्ष क्या होता है। मौलिक कर्तव्य का इतना सारा का मतलब है कि इसका कुछ तो निष्कर्ष निकलता होगा, कुछ तो कंक्लूजन निकलता होगा।
तो हाँ निकलता है। देखिए क्यों बनाया गया है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के भाग 4 में एक के अनुच्छेद 51 है। किसमें? अनुच्छेद 51 में। किसमें? अनुच्छेद 51 में भाग 4 के क में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जिसे संविधान के महत्वपूर्ण वर्गों में से एक कहा जाता है। संविधान के महत्वपूर्ण वर्ग में एक मौलिक कर्तव्य को भी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें रूसी संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कब कहां से लिया गया है, कौन देश से लिया गया है? तो रूसी के संविधान से लिया गया, यानी सोवियत संघ यानी रसिया के संविधान से लिया गया और इन्हें एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आपको पता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था स्वर्णसिंह समिति के अनुशंसा पर, जिसमें से 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 को शिक्षा का योगदान सरकार के द्वारा 11वां जोड़कर संविधान में बढ़ाकर 11 कर दिया गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो है मौलिक कर्तव्य आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मतलब कि ये मिला जुला कहना है कि ये संविधान के अनुसार सीधे तौर पर लागू करने योग्य नहीं, सीधा नहीं, लेकिन हाँ भाई हम बोलते नहीं है, लेकिन तुम भारत के नागरिक हो तो तुम लोग को ये सब करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, क्योंकि यू आर द इंडियन सिटीजन, क्योंकि तुम भारत के नागरिक हो तो तुम्हारे भी कुछ ना कुछ कर्तव्य होगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को मौलिक कर्तव्य अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? भारत में राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, सत्य और कार्यों का वर्णन करें। हम भारत के पहले थोड़ा सा हम अपने राज्य को जानेंगे। तो आप लोग को पता है कि हम कौन से राज्य में रहते हैं? तो हम झारखंड राज्य में रहते हैं। और झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री कौन? तो इतने प्यारे से स्माइल वाले आपके चंपई सोरेन। जो ये हंस रहे हैं, रो रहे हैं, समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री हमारे यही हैं, चंपई सोरेन वर्तमान मुख्यमंत्री, जो कि हेमंत सोरेन के बाद, जब हेमंत सोरेन कारावास में चले गए तो उनके बाद चंपई सोरेन हमारे वर्तमान झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो यही है आपके झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, एकदम सुंदर सा हंसते हुए। चलिए ये हमारे चंपई सोरेन। अब क्योंकि हम लोग को मुख्यमंत्री पढ़ना है तो हम लोग थोड़ा सा मुख्यमंत्री को भी देख रहे हैं। अरे चंपई हो गया, चंपई आई, कौन आई? चंपई आई, बोलते ना चंपा चमेली, वही चंपई सोरेन हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वर्तमान में। चलिए अब इन्हीं के बारे में हम लोग आज डील करेंगे कि क्या क्या इनका कार्य है और क्या क्या इनको शक्ति दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। भारत में राज्य के मुख्यमंत्री, अब देखो कहीं ना कहीं राज्यपाल राज्य का कानून प्रमुख होता है, सबको पता है। राज्यपाल हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉरी राज्यसभा पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों सेम है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों सेम है। तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए राज्यपाल राज्य के प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री के पास होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र के प्रमुख होते हैं और वास्तविक अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है, ठीक उसी तरह राज्य में वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास होती है। अतः मुख्यमंत्री ही सरकार के वास्तविक कार्यकारी होते, सबको पता है। केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 164 में, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री का नियुक्ति करेंगे, यानी इलेक्ट करेंगे। अब क्या बोलता है? भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद, यानी 2019 की बात है, वर्तमान हम अपने नोट्स में ऐड किए हैं ताकि बच्चे को समझ में आए कि वर्तमान स्थिति ये पुरानी स्थिति नहीं, वर्तमान स्थिति 2019 के बाद की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद अब भारत में राज्यों की संख्या कितनी? 28। पहले कितनी थी? 29। अब कितनी है? 28 हो गई है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। पहले कितना? 7, अब कितना? 8। हम क्या बोले दोस्तों?
अभी लॉन्ग आंसर है, इसलिए क्वेश्चन आंसर को हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएंगे ताकि एग्जाम आपके सर पे है। जब डीप पढ़ेंगे तो सारी जानकारी मैं आप लोग को दूंगा, सो भी फ्री में। राज्य में राज्यपाल कानूनी प्रमुख होता है। राज्य में राज्यपाल क्या होता है? कानूनी प्रमुख होता है। लेकिन वास्तविक जो कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। राज्य में राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में मुख्यमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री, ये दोनों हेड होते हैं। राष्ट्रपति केंद्र में, राज्यपाल राज्य में। चलिए अब हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यानी कि सर भारत के राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, यानी मुख्यमंत्री की चुनाव कैसे किया जाता है। देखिए क्या बोलता है हमारे संविधान में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने की योग्यता के बारे में विषय। अब समझिएगा दोस्तों, विधायक का जो हेड होता है वही मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति हम लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री को नहीं करते, हम लोग विधायक के रूप में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। हम बताए थे कि राज्यपाल ही किसी मुख्यमंत्री को चुनेगा कि तुम मुख्यमंत्री के लिए खड़ा हो, लेकिन हम लोग विधायक को चुनेंगे और विधायक का जो हेड होगा वही राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल किसी को भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। नहीं भैया, जो मन में आएगा उसको नहीं, अपने ही राज्य को चुन सकती है राज्यपाल कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर के आदमी को यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बना सकता है, इतना उसके पास पावर नहीं दिया है आपके संसद यानी हमारे संविधान ने। चलिए मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य को समझते हैं कि मुख्यमंत्री की कार्य क्या है, उनकी शक्ति क्या क्या दी गई है। मुख्यमंत्री की शक्तियों और कार्यों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत हम लोग बांट के पढ़ेंगे कि क्या क्या कार्य है मुख्यमंत्री को, अलग अलग बांट के पढ़ेंगे। जैसे मंत्री परिषद के संबंध में अब याद कीजिए, थोड़ा सा हम लोग फर्स्ट लेक्चर जो हम लोग लॉन्ग आंसर करवाए थे जिसमें हम लोग राष्ट्रपति के कार्यकाल को पढ़े थे, ठीक उसी तरह मुख्यमंत्री है कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अपने परामर्श से ही राष्ट्रपति को भेजते हैं कि ये मंत्री बना दो, जल मंत्री बना दो, विद्युत मंत्री बना दो, सड़क मंत्री बना दो। तो ये प्रधानमंत्री के कहने से ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक यहाँ राज्य में मुख्यमंत्री के कहने से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आपके राज्यपाल करते हैं राज्य में। देखिए वही लिखा है, राज्य मंत्री परिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियां निम्नलिखित है। जैसे वह राज्यपाल को किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने की सलाह देता है। कौन? मुख्यमंत्री। किसको? राज्यपाल को। मुख्यमंत्री यानी चंपा सोरेन बोल रहे हैं कि ये आदमी को ये मंत्री पद दे दो, ये आदमी को ये मंत्री पद दे दो। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री परामर्श दे रहा है राज्यपाल को, और यही परामर्श के दौरान राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर रही है। चलिए मंत्रियों के बीच विभागों एवं आवंटन का फेरबदल, कहीं ना कहीं मंत्रियों के बीच उनका विभाग होता है। कोई होता है राज्य के सड़क मंत्री, कोई होते राज्य के शिक्षा मंत्री, कोई होते राज्य के स्वास्थ्य मंत्री। तो अलग अलग विभाग अलग अलग मंत्रियों को सौंपा जाता है मुख्यमंत्रियों के द्वारा, जो कि राज्यपाल उनको नियुक्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो लाइन है मंत्री परिषद के संबंध में जो टॉपिक है ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम क्या बोले दोस्तों, ये मंत्री को पढ़ने से पहले थोड़ा सा लेक्चर नंबर 1 राष्ट्रपति को पढ़ लीजिएगा। जो राष्ट्रपति केंद्र में और प्रधानमंत्री केंद्र में दोनों मिलकर जो कार्य कर रहे हैं, वही राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री मिलकर कार्य कर रहे हैं। आगे क्या बोलता है, मतभेद की स्थिति में वह मंत्री से इस्तीफा देने के लिए हम नहीं करेंगे काम, हमको ये डांट दिया, हम नहीं करेंगे, हमको अपने पद से इस्तीफा देना, हम छोड़ देंगे अपना पद, नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, ये नहीं बनेंगे, मार दिया, गरिया दिया। तो ये सब कहीं ना कहीं अगर मतभेद हो जाती है तो वो अपने पद इस्तीफा देने के लिए मुख्यमंत्री को बोल सकता है, इस्तीफा अपने मुख्यमंत्री को देगा और मुख्यमंत्री जाके राज्यपाल को देंगी और राज्यपाल सहमति दे देगी कि हाँ उनको हटा दो।
चलिए आगे देखते हैं। सभी मंत्रियों की गतिविधियों को निर्देशित, मार्गदर्शन और नियंत्रित करता है। सभी मंत्रियों को निर्देशित देता है मुख्यमंत्री, तुम ये करो, तुम वो करो, हम है, तुम्हारे हेड है, सबसे हेड है। तो कहीं ना कहीं सभी मंत्रियों को निर्देश दे रहा है, मार्गदर्शन बनाता है, खुद को मार्गदर्शन के रखे हुए सबको उसके विभाग के अनुसार काम सौंपता है। अन्य मंत्री, यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया, सपोज दैट अभी हेमंत सोरेन की सरकार गई, तो कहीं ना कहीं फिर से उपचुनाव हुआ और जितने भी मंत्रिमंडल थे उनकी सहमति बनी कि नहीं, चंपई सोरेन को जितना वोट मिलेगा उसी के अनुसार नया मुख्यमंत्री बनेगा। तो चंपई सोरेन को आधे से ज्यादा वोट मिले और उनकी सरकार बनी। नहीं तो कहीं ना कहीं अगर इनको भी लोग पसंद नहीं करते तो हमारे झारखंड की सरकार गिर जाती। और वहां पे आप लोग राष्ट्रपति पढ़े थे, अनुच्छेद 356 के तहत झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग जाती। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री क्या क्या काम करते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। सही बात है, राज्यपाल हेड है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का कड़ी का काम कौन करेगा, तो हमारा राज्यपाल करेगा। एगो चैन जिसको बोल सकते हैं, चैन का काम कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो आपके हेमंत सोरेन है मंत्री जी, इनको तो आप लोग, सॉरी चंपई सोरेन, आप लोग तो इनको जानते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। राज्यों के प्रशासन से संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णयों के बारे में सीएम को राज्यपाल को बताना होता है। मतलब कि अपने राज्य की जो जो व्यवस्था है वो सारी जानकारी सीएम किसको देगा, अपने राज्यपाल को देगा कि हाँ हमारा राज्य ठीक चले था, हमारी राज्य में एक कमी हो गलो है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये कमी है, यहाँ नुकसान हो रहा है। तो ये सब जानकारी कौन देगा, मुख्यमंत्री देगा। किसको देगा, राज्यपाल को देगा। यानी अपने राज्य की जो भी कार्यकारी, जो भी जितने चीज गतिशील हो रही है वो सारी जानकारी आपके राज्यपाल को मुख्यमंत्री देंगे। जब भी राज्यपाल लिए गए निर्णयों या प्रशासन के संबंध में कोई जानकारी मांगते हैं तो सीएम को उन्हें वह जानकारी प्रदान करनी होती है। कोई भी जानकारी मांग दिया राज्यपाल बोल दिया ए तुमको ये जानकारी लेके आना है, तुमको आजू करना है, हमको ये रिपोर्ट चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये दायित्व होता है कि राज्यपाल की गई जो बातें हैं वो उसको पूरा करे। केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, दोनों का काम सेम है, चारों का काम सेम है, लेकिन विभाग अलग अलग है। ये राज्य में हेड है तो वो केंद्र में हेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कैबिनेट के विचार के बिना कोई निर्णय लिया गया हो तो राज्यपाल मंत्री परिषद से विचार करने के लिए कह सकता है। मंत्री परिषद के बिना कोई विचार लिया गया है, बिना मंत्री का कोई भी डिसीजन ले गया तो राज्यपाल को यह हक होता है कि वो मंत्री परिषद से फिर से विचार विमर्श करे और लागू करे और फैसला ले। ये राज्यपाल की शक्ति प्राप्त है। फिर कहीं ना कहीं राज्य लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं वह राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, इलेक्शन कमीशन आदि जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देते हैं। हम क्या बताएं कि राज्य में जितने भी मंत्री परिषद है, जो भी कार्यकारिणी अध्यक्ष है, वो सब की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से ही, वो सब की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल करते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या काम करेंगे आपके मुख्यमंत्री। विधानमंडल, विधानसभा, विधानमंडल, देखिए क्या बोलता है, सभी नीतियों की घोषणा उनके द्वारा सदन के पटल पर की जाती है। मतलब कि राज्य में कौन कौन सी नियोजन बनेगी, कौन कौन सी योजना, कौन कौन सा कानून बनेगा, तो विधानमंडल के सदस्यों के विचार से ही बनेगा ताकि पूरे राज्य में लागू हो सके। फिर क्या बोलता है, वह राज्यपाल से विधानसभा भंग करने के, विधानसभा भंग कर दो। मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है राज्यपाल को कि सुनिए मैडम विधानसभा भंग कर दीजिए, हमको मन नहीं लग रहा है,
खत्म कर दीजिए, हमको मन नहीं लग रहा है, हम जितिया गए हैं, ये हो गए हैं, लड़ाई कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सिफारिश करता है अपने राज्यपाल को कि विधानसभा को भंग कर दो, तो राज्यपाल विधानसभा भंग कर देगी। एंड द लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, वह राज्यपाल को समय समय पर राज्यसभा के सत्र बुलाने स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। अब राज्यपाल के पास गया है मुख्य राज्यपाल जी, सत्र बुलाइए तो बैठ के बात विचार करेंगे, और आज हटा दीजिए, आज नहीं बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं सत्र बुलाने की सलाह राज्यपाल को दिया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये मुख्यमंत्री का पद आपको अच्छे से, हम क्या बोले, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री है वही राज्य में मुख्यमंत्री है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है वही राज्य में राज्यपाल है, और दोनों का काम सेम है, लेकिन मुख्यमंत्री राज्य में कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पूरे देश यानी केंद्र में कर रहे हैं। तो अब अन्य कार्य क्या है मुख्यमंत्री का, तो देखिए जमीनी स्तर पर वह लोगों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहने और उनकी समस्याओं के बारे में जानने का अधिकार रखता है। जमीनी स्तर पर मतलब कि नीचे से तबके के लोग के और ऊपर तक, माने जमीन से रहने वाले लोग को ऊंचाई रहने वाले तक, सबके साथ एक जैसा व्यवहार बना के रखता है और सबके साथ जनसंपर्क करता है, सब आदमियों के साथ मिलता है और संपर्क व्यवस्थित करता है, जाने का अधिकार लगता है ताकि विधानसभा के पटल पर नीतियां ला सके। अब हम लोगों से मिलेंगे नहीं तो हमको कैसे समझ में आए कि इसमें क्या कमी है, इसीलिए कमी को पूरा करने के लिए, नीति लाने के लिए हम लोग को जनसंपर्क करना होगा, सबके साथ मिलना होगा। और क्या बोलता है, वह राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष रूप में कार्य करता है, मतलब जो भी योजना आपके राज्य में बनेगी, जो भी नियम, जो भी कानून आपके राज्य बनेगी, तो उसका प्रमुख आपके मुख्यमंत्री ही होंगे, मुख्यमंत्री ही होंगे। वह एक वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन से संबंधित क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष होता है। एक साल के लिए वो क्या करता है, क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उपाध्यक्ष होता है। दूसरा क्या बोलता है, आपातकाल के दौरान वह राज्य में संकट प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। आपातकाल के दौरान वो संकट जो भी राज्य में बनेगा आपातकाल के दौरान, तो वो राज्यपाल से अनुरोध कर सकता है और राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुरोध करके देश में यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है कि हमारे राज्य में आपातकाल आ गई है। इसका क्या है कि उपरोक्त स्पष्टीकरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यों की विस्तृत श्रृंखला होती है, वह राज्य की आम जनता द्वारा चुने गए विधायकों को नेता होता है। मतलब सब विधायकों का नेता हम लोग मुख्यमंत्री को बनाते हैं, यानी मुख्यमंत्री की चुनाव कैसे होगी, जब हम विधायकों को चुनेंगे, और विधायक को कैसे चुनेंगे, जब हम लोग वोट देंगे, और वोट देंगे जब हम लोग वोट देने के लिए जो हम लोग का एरिया होगा वहां जाएंगे। और 20 मार्च को आप लोग को पता होगा कि हजारीबाग में चुनाव है यानी वोट का दिन है, तो मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि सब लोग वोट दीजिए और अपने मनपसंद के जो भी सरकार है उनको भारत का सरकार बनाइए। मैं अंकुर कुमार राय मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।